बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और स्टूडेंट्स, एमडी कैट का सीज़न चल रहा है। टेस्ट अपने इसे बोलते हैं ना, पूरे ज़ोर से जो है आप लोग के करीब आ रहा है, पूरी ताकत के साथ। और हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसमें इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट अ स्पेसिफिक बॉन्ड विच वाज आयनिक बॉन्ड। वी हैव डिस्कस अबाउट the features of ionic bonding, the formation of ionic bond, and the characteristics of ionic compounds. So in today's class, before starting the covalent bond, I would like to tell you guys about some features, some nature of the ionic compound which could be asked in MDCAT exams. And for this I means, if you guys ever ask about which of the following has the highest melting point, and the options are NaCl, KCl, MgCl2, and CaO। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है ये चार आयोनिक कंपाउंड्स, और इन चारों में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो एक बात अपने जहन में रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड के हवाले से आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट का और एक सॉल्युबिलिटी का, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस सॉल्युबल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और इन तमाम सवालों को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि आयोनिक कंपाउंड में जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कितनी है। अगर वो ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर फोर्स कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सारा काम होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो यू गाइस मस्ट हैव द आइडिया कि देर इज अ लॉ प्रेजेंट इन फिजिक्स विच टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द स्ट्रेंथ of the interaction whenever two oppositely charged ions are together, and that is deal by Coulomb's law। और कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको इस वक्त मैं एफ कह दूं, तो ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, जब आप इसको आयोनिक कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे तो इसको आप नाम दे दें लैटिस एनर्जी, क्योंकि दिस इज द ओनली एनर्जी विच कंट्रोल्स एवरीथिंग फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड कितना सॉल्युबल होगा, कितना सॉल्युबल नहीं होगा, कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितना ज़्यादा नहीं होगा, ये सारी बातें आयोनिक कंपाउंड की कौन डिसाइड करता है? उस आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी एक्चुअली क्या है? ये लैटिस एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड when a crystal lattice is being formed, or we can say that the amount of energy required when we have to break a crystalline lattice। तो ये लैटिस एनर्जी एक लैटिस की फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होती है या उसकी ब्रेकिंग के दौरान रिक्वायर्ड होती है। और ये जो लैटिस एनर्जी है, इसको अगर आप लोग कूलम्स लॉ की रिस्पेक्ट से पढ़ें तो दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लैटिस एनर्जी को मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया। और विद रिस्पेक्ट टू द कूलम्स लॉ हम आपको बताएंगे कि कूलम्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो ये product of the magnitude of the charges, and this electrostatic force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them। और यही कूलम्स लॉ आपने फॉलो करना है केमिस्ट्री के अंदर
to determine which ionic compound have the highest melting point and which ionic compound have the highest solubility. अब मिसाल के तौर पे आपने क्या काम करना है, आपको जब भी कंपाउंड दिए जाए तो आप उन सारे कंपाउंड में सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस देखेंगे, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस. और जब चार्जेस से जवाब नहीं मिले, अगर नहीं मिले, तो आप लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस यानी कि एटॉमिक रेडियस. मिसाल के तौर पे आप इस सवाल को कंसीडर करें और इस सवाल में देखें NaCl में Na के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1. KCl को देखें, KCl में पोटेशियम पे क्या चार्ज होगा, +1, और क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, -1. MgCl2 में देखिए मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होगा, +2, और क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, -1. वो अलग बात है कि -1 वाले दो हैं, लेकिन चार्ज क्या होगा, क्लोरीन का चार्ज क्या होगा, -1. तो आप इसको इस तरीके से कैटेगराइज करें कि आयोनिक कंपाउंड 3 तरीके से बनता है. ये मैं अलग से लिख दूं ताकि आपकी ये वाली जो अक्सर जहनों में आता है ना कि सर -1 है तो क्या हुआ, ओवरऑल तो -2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 क्लोरीन है. तो बेटा आयोनिक कंपाउंड की जो ना कुछ कॉम्पोजिशंस होती है, एक को कहते हैं यूनिवेलेंट, एक को कहते हैं बायवेलेंट, यूनिवेलेंट. अच्छा, ये बायवेलेंट यूनिवेलेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि पहले बायवेलेंट और फिर यूनिवेलेंट हो, ये ऐसे भी हो सकता है यूनिवेलेंट और बायवेलेंट. और तीसरी कॉम्पोजिशन होती है बायवेलेंट. तो यूनिवेलेंट अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है इस लफ्ज के मतलब, तो मैं बता दूं, वैलेंट मतलब वैलेंसी. यूनिवेलेंट मतलब उसका चार्ज +1, यूनिवेलेंट दूसरे का चार्ज -1. अब ऑब्वियसली एक +1 एक दूसरा -1 ही होगा, लेकिन यूनिवेलेंट का मतलब चार्ज 1 होगा. तो दोनों का चार्ज अगर 1 है तो यूनिवेलेंट. एक का चार्ज 2 और दूसरे का चार्ज -1 है, सॉरी 1 है, जैसे कि ये +2 -1, या फिर कह लें +1 और -2. वो अलग बात है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन होगा तो बायवेलेंट यूनिवेलेंट ना. और एक होता है बायवेलेंट +2 -2. तो आप जरा मुझे ये देखें कि MgCl2 में भले ओवरऑल आप ये बोलें कि सर इसके अंदर क्लोरीन है तो 2 ना, चार्ज -1 है तो क्या हुआ, ओवरऑल तो चार्ज -2 हो जाएगा. तो मेरे बच्चों अब जरा इसको कॉम्पोजिशन की रिस्पेक्ट से देखो और मुझे बताओ कि ये 2 क्लोरीन होने के बावजूद क्या ये बायवेलेंट में आ जाएगा, नहीं आएगा, ये बायवेलेंट यूनिवेलेंट में ही रहेगा ना. तो इसीलिए इसको +2 -1 ही कहेंगे. इसी तरीके से तीसरी कॉम्पोजिशन देखें, ये जो चौथा ऑप्शन है इसको देखें, कैल्शियम का चार्ज +2, ऑक्सीजन का चार्ज -2. तो इस वक्त ये बायवेलेंट में आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी. तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज में ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है +2 और -1, +1 -1 +1 -1 +2 -2. प्रोडक्ट किसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा. ठीक है, तो इट विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरीके से आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन रखूं, विच आयनिक कंपाउंड will be highly soluble. अब देखें, इस वक्त कह रहे हैं विच आयनिक कंपाउंड विल बी हाईली सॉल्युबल. तो भाई आप लोग इस बात को अपने गिरह में बांध लें कि लैटिस एनर्जी पहचानने का क्या तरीका, कूलम्ब लॉ. और लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी
तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो अब इन चारों के अंदर पहले तो चार्ज देखें, तो +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई चार्जेस से तो हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऑल ऑफ दीज फोर ऑप्शंस हैव द सेम composition, ऑल ऑफ दीज आर यूनिवेलेंट। सो हाउ we are going to categorize their lattice energy? So for this condition we are going to consider the second point of the Coulomb's law, that is the radius. तो अब यहाँ पे कैटायन और एनायन के दरम्यान का रेडियस तो नहीं देखा जा सकता, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम कौन सा साइज देखें सर, हमें तो साइज की वैल्यू मालूम ही नहीं है। भाई मालूम करनी भी नहीं है, आपको सिर्फ एक अंदाजा होना चाहिए। जैसे सब में देखें, चारों ऑप्शन के अंदर क्लोरीन सेम है, तो क्लोरीन के साइज से तो जवाब पे फर्क पड़ने ही नहीं वाला। किसके साइज से फर्क पड़ेगा, मेटल के साइज से। मेटल, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम। अच्छा, जिसका साइज ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी कम होगी, लेटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसा ही होगा ना, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, जिसकी लेटिस एनर्जी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब इन चारों मेटल को देखें तो ये चारों मेटल ग्रुप 1A के हैं। दीज ऑल आर एक्चुअली अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। और डाउन द ग्रुप इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, विच आयनिक कंपाउंड विल बी हाईली सॉल्युबल। चारों ऑप्शंस को देखा, चार्जेस से जवाब नहीं मिल रहा था, तो फिर आपने क्या देखा, रेडियस देखा। रेडियस देखने के लिए आपको यह पता चला कि भाई क्लोरीन की रेडियस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार ऑप्शन में क्लोरीन तो सेम है, तो जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जवाब पे फर्क पड़ेगा। तो अल्कली मेटल्स चेंज होते जा रहे हैं, तो चारों ऑप्शंस में देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, जिसकी लेटिस एनर्जी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो फिल वक्त सबसे ज्यादा बड़ा साइज किस कैटाइन का है, रुबेडियम का, तो इसके आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये आपके पास ये सवाल का आंसर बन गया, कोई ज्यादा टेंशन नहीं की बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात मैंने आप लोगों को कही थी प्रीवियस वीडियो में कि भाई हमें इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में ये डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड के डिस्कशन के बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की फॉर दिस चैप्टर, सो इट विल बी covalent bond. How can we define covalent bond? Covalent bond can be defined as the mutual sharing of electrons between two atoms। ठीक है, दो एटम के दरम्यान जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी उसको कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखें, आयोनिक बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड के अंदर होता कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this is the first point, so this is the first difference। या फिर आप ये कह लें कि ये वो पहली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला डिफरेंस क्रिएट करती है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के दरम्यान, कि आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब भाई मिसाल के तौर पर
एक कंपाउंड है एच सी एल। इस HCl में देखें, क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन उन एटम्स में से है जो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, यानी कि इसको अपना आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और क्लोरीन एक नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो आप जरा गौर करें, तो हाइड्रोजन ने जब क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करी, तो इस बॉन्ड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और अगर इसी बॉन्ड को क्लोरीन के साथ काउंट करेंगे तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मिसाल के तौर पर भाई आप CH4 को देख लें, बल्कि CH4 को भी नहीं, CH4 में भी कोई ना कोई इशू आ जाएगा। CCl4 को देख लें, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन अपने आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कार्बन भी इसके साथ फिर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन भी शेयर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि कार्बन और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप लोग, हर क्लोरीन को देख लें और सेंट्रल एटम कार्बन है इसको भी देख लें। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाई जाती है। अब म्यूचुअल शेयरिंग की बिहाफ पे कोवलेंट बॉन्ड की होती हैं तकरीबन तकरीबन 3 टाइप्स। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें ना, अब देखो भाई, इसको तो वैसे आप अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस में जब पढ़ते थे तो थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए आप इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बातें पढ़ते होंगे। किसी ने 9 में पढ़ा था आखिरी बार, किसी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आखिरी बार। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए आप लोग पढ़ते हैं कि भाई 2 एटम्स अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ओनली वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। Double covalent bond, it is that type of the bonding in which about 2 shared pairs are present between 2 atoms. And what is actually triple covalent bond? Triple covalent bond उसे बोलते हैं जिसमें 2 एटम्स के दरमियान 3 शेयर्ड पेयर्स होते हैं। तो अब देखें, 3 शेयर्ड पेयर्स को अगर आप बॉन्ड की सूरत में काउंट करेंगे तो कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड बने। 2 शेयर्ड पेयर्स को बॉन्ड की सूरत में पढ़ें तो कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को अगर आप देखें तो एक शेयर्ड पेयर था, यानी कि एक बॉन्ड था। ये होता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं
नहीं होती। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को जब आप डिस्कस करते हो तो भाई जब बॉन्ड बन जाता है तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। So the first point is they usually exist in gaseous or liquid state ठीक है भाई। मेजॉरिटी कोवलेंट कंपाउंड जो है वो या तो गैस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं, बट सम ऑफ देम having high molecular mass can exist in solid state। तो आप जैसे देखते हैं सक्रोज को या और किसी पॉलीमर को देख लें, जरूरी नहीं है सक्रोज को देख लें, सक्रोज तो फिर भी पॉलीमर के मुकाबले में एक छोटा मॉलिक्यूल है। ऐसा कोई भी कोवलेंट कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्सेस। अदरवाइज मेजॉरिटी जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो या तो गैशियस स्टेट में होते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? दे कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम आयोनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं कि भाई दे कैन नेवर एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ड्यू टू द वेरी हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन कोवलेंट कंपाउंड्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर नो सच स्ट्रॉन्ग forces of attraction between the molecules. Third is they have low melting and boiling point। चूंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के हवाले से मैं अभी नहीं लिखूंगा, सॉल्युबिलिटी के हवाले से मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को जनरली कहते थे कि दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट्स। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना उसकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, आइदर वो पोलर है खुद या वो नॉन पोलर है खुद। वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं तो उसको अभी छोड़ देते हैं। और क्या हो सकती है बात? और ये बात हो सकती है कि भाई हमने आयोनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड्स थे उनमें क्रिस्टल्स होते हैं, इनमें तो क्रिस्टल का सवाल ही नहीं होता कि, तो हमने लिख देते हैं दे कैन नेवर शो आइसोमॉर्फिज्म, दे कैन नेवर शो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। अच्छा, जो बात मैंने अभी कही कि भाई कोवलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में तो सॉल्युबिलिटी लिखते हैं ना कि भाई आइदर दे आर हाईली सॉल्युबल और दे आर लेस सॉल्युबल और दे आर इनसॉल्युबल। मैंने वो नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दो तरीके के। कोवलेंट कंपाउंड्स में होती हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो डिफरेंट तरीके के कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं प्योर और एक होते हैं इम्प्योर। अब कोई ये ना बोले कि सर ऐसा कोई लफ्ज तो हमने किताब में पढ़ा नहीं, भाई सब समझाने के लिए लिख दिया प्योर इम्प्योर। प्योर इम्प्योर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इम्प्योर में इम्प्योरिटीज होंगी, नहीं।
प्योर का मतलब ये होता है कि वो कोवलेंट कंपाउंड जो 100% कोवलेंट नेचर रखता हो, और इम्प्योर का मतलब जो 100% कोवलेंट ना हो, स्लाइटली उसमें आयोनिक नेचर भी आ जाए, स्लाइटली उसमें आयोनिक नेचर भी आ जाए। अब आयोनिक नेचर का क्या मतलब है? पोल्स की एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोल्स कैन बी एलेबरेट इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ आयोनिक नेचर। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से हम कहते हैं कि इफ वी डिस्कस the difference of electronegativity between the atoms in a covalent molecule, then we can categorize the covalent compounds in two types. The first one is non-polar covalent compounds, and the second one is polar covalent compounds. अब ये नॉन पोलर, पोलर का क्या मतलब भाई? नॉन पोलर यानी कि उसमें पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, पोलर जिसमें पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये पोल्स एग्जिस्ट करता है तो सीधी सी बात है उसमें आयोनिक नेचर होगी, और नॉन पोलर इसका मतलब उसमें आयोनिक नेचर नहीं होगी। अब ये सारा काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं तो वो पोलर होगा, अदरवाइज वो नॉन पोलर होगा। अच्छा भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के हवाले से आप देख रहे हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स is in the range of 0 to the 0.4, so such compound is going to be considered as the non-polar covalent compound. And if the difference of electronegativity between the two atoms is in the range of 0.5 to the 1.6, then we consider that specific compound as the polar covalent compound. ठीक है जी, ये वाला मामला होता है, और इस भी आप लोग फिर मुख्तलिफ डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये एक तरीके से देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले, सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से देखा जाए तो एक कंप्लीट बात हो गई। इसमें आप चाहें तो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग अगर पढ़ें तो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में बेशुमार बातें आती हैं, और थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एक बहुत लंबा डिस्कशन होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि सेकेंडरी बॉन्डिंग का भी जिक्र होगा, और इसी तरीके से हम इस चैप्टर में थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग का भी जिक्र करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोस। फिलहाल आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।